प्यारे बच्चों, आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लास 12th का टॉपिक है। और आपको पता है कि आज का कंटेंट हमने यहाँ पर लिखा है स्पीड ऑफ EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एनर्जी डेंसिटी। इस दो टॉपिक पे मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब स्पीड ऑफ लाइट, जब इसकी बात होती है तो आपको पता ही है कि मीडियम चेंज होता है तो स्पीड भी चेंज हो जाता है, लेकिन वह स्पीड कितना होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैक्सवेल ने अपने एक्सप्लेनेशन में, अपनी स्टडी में बहुत अच्छी बातें समझाई, और वो अच्छी बातें क्या है ये आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, समझाया, बताया, स्टडी किया, लर्न किया, क्या वो ये था कि लाइट की स्पीड अगर किसी मीडियम में तय होती है कि कितना होगा तो वो डिपेंड करता है उसके जो इलेक्ट्रिक नेचर है और मैग्नेटिक नेचर है। हर मीडियम का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक नेचर होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो मैक्सवेल का ये जो कंसेप्ट है बहुत रंग लाया। और रंग लाया का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक, दोनों प्रॉपर्टी, दोनों नेचर डिफाइन होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम से इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी डिफाइन होती है और परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। और इन दोनों प्रॉपर्टी से स्पीड ऑफ लाइट डिफाइन होती है। तो जब हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं तो निश्चित रूप से दो तरह का मीडियम यहाँ पर होता है। एक होता है एयर, एक आप वैक्यूम कर सकते हैं, एक आप लिख सकते हैं यहाँ पर फ्री स्पेस, जहाँ कोई स्पेस नहीं है, जहाँ कोई मीडियम नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ लाइट ट्रेवल करता है। और ये ट्रेवल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ओसिलेशन की वजह से दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होकर ओसिलेट करते हैं और दोनों एक साथ ओसिलेट करते हैं। ये नहीं कि एक दूसरे के बातचीत नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथी हैं, और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हुए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब अगर एक वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर जेड डायरेक्शन में होता है तो एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये तीनों पॉजिटिव डायरेक्शन की बात हो रही है, एक्स डायरेक्शन में प्रोपिगेशन ऑफ वेव होता है, प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो मेरे कहने का मतलब जब एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस की बात हो तो जो स्पीड ऑफ लाइट है c वो 1/√ε0 और μ0, ये बहुत कारगर फार्मूला है। आपको पता ही है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये μ0 परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जब किसी मीडियम की बात होती है, किसी भी मीडियम अदर देन दिस, तो इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किस पर डिपेंड करता है ये जानना जरूरी है। ये इसकी जगह पर आप ये कर दीजिए, मीडियम का जो परमिटिविटी है और परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम दोनों का प्रोडक्ट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वो जानना जरूरी है कि जब रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो ये, या ऐसे कहिए कि रिलेटिव परमिटिविटी अगर हम कहेंगे तो उसमें फ्री स्पेस की बात नहीं करेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी है तो दिस इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
ठीक है, थोड़ी बात में क्लैरिटी लाना चाहता हूँ। रिलेटिव परमिटिविटी is equal to the ratio of permittivity of the medium divided by permittivity of free space। इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के तौर पर भी जानते हैं इसको, और कैपेसिटर के केस में तो इसको हम के बोलते हैं। और एक और चीज यहां मैं कहना चाहता हूं कि जो म्यू आर है इसको हम म्यू एम बाई म्यू नॉट लिखते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी यहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो निश्चित रूप से इसकी जानकारी हमें मदद करता है, और एक और आपको फॉर्मूला पता है, ये भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल आगे आएगा, मैं बताऊंगा। अब आपको मैं एक और बात यहां पर बताना चाहता हूं, और वो क्या है कि एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी तो आप सभी लोग जानते हैं, तो एनर्जी की डेंसिटी कहाँ से आ गई यहाँ पे? तो आपको पता है नॉर्मल तौर पर जब डेंसिटी की बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का तो मास पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। यहाँ पर अगर एनर्जी डेंसिटी की बात होती है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे। तो एक बात समझना जरूरी है, और मेरा समझाना भी जरूरी है। आपका समझना, मेरा समझाना, दोनों एक साथ चलना चाहिए। और क्या मैं कहना चाहता हूं कि एनर्जी डेंसिटी, अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से बना है। तो निश्चित रूप से जब हम एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी की भी बात करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की भी एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे। दोनों का एनर्जी डेंसिटी होता है, इक्वल होता है। कितना होता है वो तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तो यहां पर ये बताना जरूरी है कि एनर्जी डेंसिटी, दो एनर्जी डेंसिटी की बात यहाँ हो रही है। एक तो एनर्जी डेंसिटी यहाँ हमने बनाया भी है, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है वह कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है वो हाफ CV²। तो कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी स्टोर होती है, और इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का, ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर में, और वो होता है हाफ LI²। ये जानना जरूरी है। तो इसकी डेंसिटी अगर पर यूनिट वॉल्यूम की बात होगी तो ये एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, और ये भी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द इंडक्टर। तो हम आगे नेक्स्ट क्लास में जरूर इस बात को आपको दिखाएंगे कि दोनों में एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, और दोनों मिला करके नेट एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ा, और उसमें हम लोगों ने देखा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है और एनर्जी डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, इन दोनों के फार्मूला क्या होते हैं, इसका डेरिवेशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरा दूसरे वीडियो के लिए। ओके।